हेलो क्लास। अब हम ये नेक्स्ट सम लेंगे जिसमें ये दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट है। विल्सन लिमिटेड की बैलेंस शीट है और हिम्सन लिमिटेड दो अलग अलग कंपनियों का नाम दिए, उनके बैलेंस शीट दी है 31 दिसंबर 2018। ये डेट याद रख लेना क्योंकि इसी डेट के बेस से पता चलता है अपने ख़रीदा कब है। आगे डेट आएगी तो प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन। आगे के पॉइंट में आते हैं। शेयर कैपिटल दे दिया है दोनों का, 5 लाख और 1.5 लाख हिम्सन लिमिटेड का है। फिर जनरल रिजर्व P&L दिया है, क्रेडिटर्स दिया। ये जो करंट अकाउंट दिया है ना, ये हिम्सन लिमिटेड का दिया है, पर लिखा कहाँ है? विल्सन लिमिटेड में। समझ में आया? तो नो डाउट हिम्सन लिमिटेड का ये करंट अकाउंट, अभी आप आगे एक और जगह बैलेंस देखोगे तो दिख जाएगा कि ये तो एक ही एंट्री है, तो इसकी सिर्फ एक ही जगह एंट्री होगी, जब आगे के पॉइंट पे पता चल जाएगा। लैंड बिल्डिंग दे दिया, प्लांट मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटा। देखो ये आ गया करंट अकाउंट ऑफ विल्सन लिमिटेड। इधर हिम्सन था, इधर विल्सन, ये लिखा, लेकिन इसकी सही जगह पे कीमत। ठीक है, ये किसी की एंट्री होती है, इसकी एंट्री नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस में प्रिपेयर कंसोलिडेट बैलेंस शीट टू कंपनीज़ का। ठीक है, 31 दिसंबर के। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पहले ये इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। विल्सन लिमिटेड ने 1200 शेयर एक्वायर किए। अगर देखा जाए तो 1.5 लाख कैपिटल था, एक शेयर की कीमत 100 रुपये, मतलब 1500 शेयर थे। 1500 शेयर में से 1200 शेयर, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितने परसेंट हो गई? तो आप 1200 डिवाइड बाई 1500 कर दोगे, दैट मीन्स 80%। 80% की होल्डिंग हो गई है। ठीक है, एट ए प्राइस दे दिया है। इन्वेस्टमेंट कितना क्या है? 1,44,000। लेकिन देखो डेट क्या आई? 30/6/2018, मतलब पता चल रहा है इस डेट को हमने एक्वायर किया है। मतलब बैलेंस शीट शुरू हुआ होगा 1/12/18 से, 1/1/18 से। हमने उसे ख़रीदा कब है? 30/6/18 को। इसकी क्लोजिंग कब है? 31/12/18। ठीक है, तो इससे पहले का टाइम पीरियड होता है प्री एक्विजिशन, जो कैपिटल प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। इसके बाद का होता है पोस्ट एक्विजिशन, जिसे आप रिवेन्यू प्रॉफिट निकालते हो। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे इस एडजस्टमेंट में आप एक पॉइंट देखोगे। चलो ये तो इस डेट का 30/6/2018 तक का आपको बुक्स ऑफ हिम्सन लिमिटेड शो जनरल रिजर्व। चलो जनरल रिजर्व दिखा दिया 10,000। बैलेंस दे दिया P&L अकाउंट का, मतलब बोल सकते हो कि जब आपने ख़रीदा तब तक का जनरल रिजर्व दे दिया और उसके बाद तक का P&L दे दिया, दैट इज़ प्री एक्विजिशन दे दिया है। डायरेक्टर्स जो हैं विल्सन लिमिटेड के, देखो ये वाले पॉइंट है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीवैल्यूएशन आ जाते हैं एसेट्स के। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में दिया लैंड एंड बिल्डिंग जो हिम्सन लिमिटेड की थी डेट ऑफ एक्विजिशन की, उसकी रीवैल्यूएशन की गई है। ठीक है, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000, मतलब जो शुरू में कीमत थी वो 50,000 थी 1/1/2018 को। इस डेट पे लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत 50,000 है। ठीक है, क्लोजिंग में कुछ और डेट दी हुई है। क्लोजिंग में जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो 45,000 दिया हुआ है। क्लोजिंग में 45,000 दिया हुआ है, पर इन्होंने आगे क्या कहा? 1/1/2018 को, और वो बढ़ के कितनी हो गई? 60,000 हो गई। मतलब आज के डेट में इसकी कीमत कितनी है? 60,000। तो सर जो बैलेंस शीट में दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ऐसे लिख देना है और बता देना है कि नया क्या है 60,000। मतलब हमें इस अमाउंट की एंट्री नहीं करनी है, पर इससे भी बहुत कुछ कैलकुलेट करने को समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं। आगे दिया है डेप्रिसिएशन भी है 10% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग बाय हिम्सन लिमिटेड। कोई इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, सो चेंज मस्ट बी कंसिडर वाइल। जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो सिंपल समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज 10% है। तो देखो आपके पास तो सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू है, ये ओपनिंग वैल्यू है। सीधी पता चल रहा है इसका 10% डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5,000। तभी ये घट के कितना हो गया? 45,000। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन तो पता चल रहा है, लेकिन अब इस सम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका देखते हैं। पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को परसेंटेज ऑफ होल्डिंग फाइंड आउट करना पड़ता है। मैं पूरा सम अच्छे से स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर सम कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी। ये चैप्टर अब हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जानना है तो हमें क्या करना पड़ता है? परचेज शेयर जो आपने किए हैं सब्सिडरी कंपनी के, होल्डिंग कंपनी ने जो परचेज किए हैं, ठीक है, और सब्सिडरी शेयर कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं, आप दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे इधर बताया था 1200 शेयर हमने खरीदे हैं, 1500 है, इंटू 100 कर दो तो आपको 80% ऑफ होल्डिंग मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? साफ है, होल्डिंग कंपनी 80% तो 20% किसका होगा? माइनॉरिटी का। ठीक है, चलो अब ये रीवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है तो इसे भी समझते हैं कि इसमें आता क्या क्या है। सबसे पहले आपने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग फाइंड आउट कर ली। अब आपको फाइंड आउट करना होता है कि प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, जिससे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपको कैपिटल प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले जो पॉइंट आया था, हम फाइंड करेंगे यहाँ वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे बुक वैल्यू 1 तारीख को जो वैल्यू दी थी 18 में, वो कितनी दी थी? वो 50,000 दी हुई है। ठीक है,
हम लोगों ने इस पर डेप्रिसिएशन निकालना है, पर डेप्रिसिएशन कितना 10%, लेकिन पता है पूरे 12 महीने का नहीं, क्योंकि हमें कहाँ तक का जानना है, हमें 30 से 18 तक का, मतलब प्री एक्विजिशन तक का जानना है। तो 30 से 18 तक का, तो 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, 5,000 पूरे साल का, तो मैं बोल सकता हूँ 6 महीने का कितना हो जाएगा 2,500। तो ये लेस करते ही 47,500 आ जाता है। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएटेड के बाद की वैल्यू दी है 30 से 18 तक की। सर आप ऐसा क्यों फाइंड कर रहे हो, उसका एक छोटा सा रीज़न है। अब हमें यहाँ न्यू वैल्यू मिली है, हमारी नई वैल्यू कितनी है, जो बोल रहे हैं नई वैल्यू है 60,000। समझ में आया? तो जो बढ़ी हुई वैल्यू आई, कितने से बढ़ी हुई आई 12,500 से। ये जो बढ़ी हुई वैल्यू आई इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, कैपिटल प्रॉफिट में। कैपिटल प्रॉफिट में प्लस करके फिर ये भी होल्डिंग में और माइनॉरिटी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये प्री एक्विजिशन से पहले का था। ठीक है, तो इस रीज़न से कैपिटल प्रॉफिट में, यही अगर पोस्ट एक्विजिशन का होता तो रिवेन्यू प्रॉफिट में जाता ये। ठीक है, उसका भी एक क्वेश्चन हम अभी आगे देख लेंगे जब वो रिवेन्यू प्रॉफिट में जाए तो। क्लियर, ये पता चल गया कैपिटल प्रॉफिट में ये इतना आ गया 12,500। ठीक है, अब ये चीज़ चेंज होने के कारण एक और इम्पैक्ट होता है। आप लोगों को जनरली पता है कि जो डेप्रिसिएशन वगैरह होता है, हम यही जानते हैं कि हम उसे कैलकुलेट करते हैं, पर बहुत लोगों को ये भी पता है कि वो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू, जैसे मैंने समझाया था डेप्रिसिएशन है क्या, तो जो डेप्रिसिएशन एक रिजर्व तरीके का अमाउंट है जो कंपनी अपने P&L में से डिडक्ट करती है। तो देखो यहाँ पे एक असर है ना कंपनी के P&L पे भी पड़ने वाला है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का कैसा, जैसे हमने देखा कि एक 12 से लेके, ठीक है, हमने 6 महीने का गिना, तो अब एक 6 महीने का गिना, तो अब मैं 30/6/18 से लेके 31/12/18 तक का गिनूँ, 31/12/18 तक का, तो इसका भी डेप्रिसिएशन पता चलता है कितना 2,500। समझ में आया? लेकिन दिक्कत क्या थी, हमारा एसेट बदल गया, हमारे एसेट का वैल्यू बढ़ गया, रीवैल्यू हो गया 60,000। इसका 10% करेंगे 6,000 हो जाता है, पर हमें सिर्फ 6 महीने का जानना है। ठीक है, 6 महीने का मतलब पोस्ट का, तो इसका अगर हम करेंगे 6 महीने का तो कितना आ जाएगा 3,000। समझ में आया? तो पता चला क्या आया, एडिशनल डेप्रिसिएशन आया, एडिशनल डेप्रिसिएशन आया। समझ में आया? कितने का एडिशनल डेप्रिसिएशन आया 500 का। समझ में आया एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे 500 आया? अब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आया ना, तो ये जब आप रिवेन्यू प्रॉफिट बनाओगे, तो याद रखना वहाँ P&L में से आपको माइनस कर देना है, क्योंकि इतने का ज़्यादा अब लगेगा ना, इतना डेप्रिसिएशन ज़्यादा कटेगा ना, तो P&L में से इतना क्या होना चाहिए, ज़्यादा माइनस होना चाहिए। तो रिवेन्यू प्रॉफिट में, सर रिवेन्यू में से ही क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ये पोस्ट का है। कब का है ये, पोस्ट एक्विजिशन का है, तो इसका असर कहाँ जाता है, रिवेन्यू प्रॉफिट। समझ में आया? ये वैल्यू प्री एक्विजिशन तक की थी, इसीलिए कैपिटल प्रॉफिट में जाएगी। सर अगर ये बाद में आया होता, क्लोजिंग में आया होता, तो रिवेन्यू प्रॉफिट में जाता। जैसे ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आया ना बाद में, तो ये रिवेन्यू प्रॉफिट में चला जाएगा। समझ में आया क्या किया? अब कैपिटल प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट भी मैं आपको फाइंड करके बता दूं, तो उसके लिए मैं आपको नॉर्मली सिंपल से समझाना चाहूँगा कि पहले हमारा जनरल रिजर्व कितना था 25,000। पहले हमारा जो एक डेट का है, इस डेट का है, ठीक है, 1/1/18 का जो दिया हुआ है, इस डेट पे हमारा जनरल रिजर्व कितना है टोटल, सब्सिडरी कंपनी का देखते हैं ना, सबको क्लियर है ना, 25,000 है। ठीक है, और इसमें क्लियर सी चीज़ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा हुआ है डायरेक्टली कि जो 10,000 है वो आपका क्या है, सिंपल वे में वहाँ लिखा हुआ है कि बुक्स ऑफ हिमसन लिमिटेड में जो जनरल रिजर्व दिया है वो 10,000 दिया है, P&L जो दिया है, तो ये जो 10,000 है इसमें ये तो सीधा कैपिटल प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि ये प्री है। इसमें से 10,000 में से ये हटा दोगे तो कितना बचेगा 15,000, ये किस में जाएगा, रिवेन्यू प्रॉफिट में। तो अगर आप कैपिटल प्रॉफिट बना रहे हो तो उसमें जनरल रिजर्व लिख दोगे कितना 10,000, और अगर आप रिवेन्यू प्रॉफिट बना रहे हो तो उसमें जनरल रिजर्व लिख दोगे 15,000। ठीक है, ऐसे ही P&L का भी करेंगे। P&L का कितना दिया हुआ था, P&L का क्वेश्चन में दिया हुआ था 22,000, जिसमें ब्रैकेट में नीचे क्वेश्चन में लिखा ही है कि P&L जो प्री एक्विजिशन का है वो 8,000 है, और जो बाद का होगा तो आप लेस कर दोगे, कितना है 22,000 में से 22,000 था, 22,000 में से 8,000 लेस कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाता है, ये 14,000 आ जाता है। ठीक है, पर 14,000 में से मैंने बताया ना एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है, तो ये भी माइनस कर दोगे तो 13,500, 15,000 ये, 13,500 ये, तो ये कितना आ जाएगा 28,500, और ये कितना आ जाएगा,
यस, इसमें सर अभी एक बाकी है ना कैपिटल, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, एडिशनल वैल्यू जो लैंड एंड बिल्डिंग की इंक्रीज़ हुई थी। याद रखना, अगर ये इंक्रीज़ होती है तो ये कहाँ आ जाएगी, कैपिटल प्रॉफिट में। तो कितना इंक्रीज़ हुआ था, 12,500, तो ये भी यहाँ आ जाएगा 12,500। जब भी ये प्री एक्विजिशन में इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ, अगर पोस्ट में हो रहा होता तो यहाँ आ जाता 12,500। ऐड कर देंगे तो टोटल ये हो जाता है 30,000। 30,000 में से आपको पता है ना क्या होगा, 30,000 में से 80% कहाँ जाएगा, होल्डिंग में, 20% कहाँ जाएगा, माइनॉरिटी में। जब आप क्या बनाओगे, आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाओगे, है ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का वर्किंग नोट बनाना होता है। दूसरा बनाना होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले जो मैंने फॉर्मेट बनाया, आप इस वे में भी जा सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जिसको लोग परचेज प्राइस बोलते हैं, क्वेश्चन में ही दिया है कितना है, 1,44,000 है। इसमें सब माइनस करते हैं शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल 80% है, तो टोटल शेयर कैपिटल अगर आप अपने क्वेश्चन में देखोगे तो टोटल शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया होता, 50,000 दिया था, है ना। 1,50,000 का 80% निकालो, 1,85,000 आ जाएगा, 1,20,000। सेम कैपिटल प्रॉफिट, हम पता है ना यहाँ कैपिटल प्रॉफिट का ही आता है, तो कितना है, 10,000 है, 8,000 है, 12,500 है, तो टोटल 30,000। तो डायरेक्टली 30,000 का ही 80% यहाँ बांट दें, कितना हो रहा है, 30,500 हो रहा है सर, 30,500। तो 30,500 का जो कैपिटल प्रॉफिट है, जिसे आप अलग अलग भी बांट सकते हो, आप जनरल रिजर्व P&L करके भी बांट सकते हो। 30,500 का 80% कितना हो जाता है, तो 24,400 हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और ये अगर अच्छे से समझ में आया, पॉइंट पता चलना चाहिए कि ये यहाँ इतना आ जाता है सर, समझ में आया ना, 24,400 आ जाता है। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं, समझ में आया, तो बचता कितना है, 400। माइनस में आंसर आया, मतलब पता है ना ये क्या हो जाता है, कैपिटल रिजर्व। क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व कहाँ चला जाएगा, जब बैलेंस शीट बना रहे होगे, जब बैलेंस शीट आप बनाओगे, क्लियर, उसमें आप एंट्री कर दोगे। ठीक है, बैलेंस शीट बनाओगे तो आप आपका जनरल रिजर्व P&L वगैरह जो बना रहे होगे, आप वहाँ कैपिटल रिजर्व लिख सकते हो, या इनटेंजिबल में गुडविल में से माइनस भी कर सकते हो। सीधी सी बात है, बैलेंस शीट में P&L में लिख दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो, या तो इनटेंजिबल एसेट में जहाँ गुडविल लिखते थे वहाँ अगर पहले से गुडविल है तो उसमें से माइनस कर दो। ये हो गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए भी सिंपल था, शेयर कैपिटल टोटल कितना था, 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 1,20,000 ये हो गया, तो बचेगा कितना, 30,000। शेयर एंड कैपिटल प्रॉफिट कितना था, 30,500, 24,400 अगर मतलब 80% यहाँ आ गया तो बचा 20% यहाँ आ जाएगा, बचा 20% मतलब कितना आ रहा है, 6,000। कैपिटल प्रॉफिट का 6,100 आ जा रहा है, समझ में आया, क्लियर। ऐसे ही रिवेन्यू प्रॉफिट पता है ना, इसका भी 80-20 निकालते हैं, पर इसका 80 सीधा जाता है कंसोलिडेट बैलेंस शीट में, इसका 20% आता है माइनॉरिटी में। ठीक है, तो सेम रिवेन्यू प्रॉफिट का जो भी 20% होता होगा वो 20% हम निकालेंगे, तो 28,500 का आप 20% निकाल दो, यस सर, 5,700, ये हो गया 41,800, जो सीधा माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब आप बनाओगे कंसोलिडेट बैलेंस शीट में तो आप डायरेक्टली वहाँ लिख दोगे सर। और ये जो रिमेनिंग बचा, कितना बच रहा है रिमेनिंग, यस सर, 28,500 का आपने ये किया, जो बचा 80%, ठीक है, वो हम यस कहाँ लिखेंगे, सीधा कंसोलिडेट बैलेंस शीट में। आप चाहो तो एक एक करके, हाँ ऐसे भी कर सकते हो कि इसका 80 बैलेंस शीट में और 20 माइनॉरिटी में, इसका 80% बैलेंस शीट में और 20% माइनॉरिटी में, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर मैं बोलूँगा कि यहाँ से डिवाइड कर लेना ताकि वहाँ लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे अगर ये आ गया तो अब हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कंसोलिडेट बैलेंस शीट जो बनी है 31/12/18 को, देखो शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का 5 लाख का 5 लाख ही है। जनरल रिजर्व में आते हैं 1,20,000 है। सर ये 12,000 कहाँ से आया, तो ये 15,000 जो होगा रिवेन्यू प्रॉफिट में, इसमें 80% मतलब 12,000 जाएगा इधर, और 3,000 कहाँ गया था, माइनॉरिटी में, तो ये 12,000 यहाँ आ जाएगा। सेम ऐसे P&L में जो बचा होगा, ठीक है, P&L का भी हम लोगों ने देखा, जैसे अभी हम लोगों ने इसका बांटा वैसे ही P&L में भी 14,000 था, 14,000 का, ये 14,000 में से 500 गया था, 13,500, इसका 80% निकालोगे तो मिल जाएगा 10,800, जो गया होगा कहाँ,
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिमेनिंग क्या होगा, माइनॉरिटी में, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। प्लस करके आउटर कॉलम में माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने भी 41,800 फाइंड ही किया था, दोनों के क्रेडिटर को प्लस करके लिख देना है। देखो अब लैंड ब्रीडिंग में आते हैं। हिल्सन लिमिटेड की 1,20,000 थी। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी हिल्सन लिमिटेड की। सर वहाँ तो 45,000 लिखा है, नहीं, पर हमें एडजस्टमेंट में दिया था ना, नई वैल्यू 60,000 है, उसमें से 3,000 डेप्रिसिएशन हटा दिया तो हमारी वैल्यू हो गई 57,000। पता है ना, डेप्रिसिएशन कट जाता है, लेस हो जाता है। अभी हमें उनके प्लांट एंड मशीनरी की डायरेक्टली वैल्यू दी है, दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिख दो। दोनों का गुडविल दिया है क्वेश्चन में, वो प्लस कर दिया हमने। देखो ये लोगों ने कैपिटल रिजर्व यहाँ माइनस किया, आप चाहो तो यहाँ लिखो या P&L में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में लिखो या यहाँ माइनस कर दो, तो यहाँ इन लोगों ने माइनस कर दिया है। ये इनके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज दे दी गई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट दिया गया है ये क्वेश्चन में, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर है सर? उधर वो लोगों ने क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 1.5 लाख ही लिखा हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 1.5 लाख लिखा हुआ है, लेकिन आप अच्छे से समझोगे तो उन लोगों ने नीचे करंट अकाउंट ऑफ विल्सन लिमिटेड करके 6,000 दिया था, तो उसको उन लोगों ने यहाँ बता दिया। फिर स्टॉक को दोनों को प्लस कर देना है, डिटेल्स को दोनों को प्लस कर देना है, कैश एंड बैंक को भी, तो आपका आंसर टैली हो जाएगा। सम सॉल्व हो जाए तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को तुरंत नेक्स्ट वीडियो एक और सेंड कर दूंगा। अब हम आगे देखेंगे इशू ऑफ बोनस बाय सब्सिडरी कंपनी।